नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2015 का प्रश्न है। प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय अक्षांश में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत के क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसके क्या कारण है। नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है समुद्री पृष्ठों के तापमान निम्न होते हैं। दूसरा है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र। तीसरा है कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्लभ होता है। और चौथा है उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं है। तो आप लोग सिंडो दे कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सभी निलंबित सांसद होंगे बहाल, बजट सत्र आज से शुरू। आपको पता ही होगा कि हमारे जो सांसद में 3 सत्र चलते हैं, एक बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो यह तो आप लोग को पता होगा। सरकार ने किया विपक्ष के साथ खटास खत्म करने का फैसला, कल पेश होगा अंतरिम बजट। सरकार के अनुरोध पर संसद के 14 सदस्यों को निलंबन रद्द करने का किया गया फैसला। 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। आज होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिसरण में आपको बता दें जो दोनों सदन में संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को सरकार अपना अंतिम बजट पेश करेगी। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्व बजट पेश करेगी। तो चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बजट सत्र होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है। और हम थोड़ी सी बात करेंगे अंतरिम बजट और जो होता है क्या कहते हैं लेखा अनुदान क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बजट सत्र 2024 का आज से शुरू हो गया। यह हमारे संविधान में बजट शब्द का चर्चा कहीं नहीं की गई है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। इसी को हम लोग बजट कहते हैं। संविधान के अनुसार बजट प्रस्तुत करने का अधिकार जो है वो सबसे पहले राष्ट्रपति को होता है। किंतु राष्ट्रपति जो वित्त मंत्री हैं ये नहीं पेश करते, किंतु राष्ट्रपति खुद प्रस्तुत नहीं करते हैं। वो किसी मंत्री को कहते हैं। वह कि कोई भी मंत्री हो सकते, चाहे वो वित्त मंत्री हो या फिर रेल मंत्री हो और चाहे तो और अन्य विभाग के मंत्री हो। लेकिन सामान्यतः जो राष्ट्रपति होते हैं वो सामान्यतः वित्त मंत्री को यह बजट पेश करने को कहते हैं। पूरे वर्ष में कितना व्यय होगा और कितना आय होगा, यही बजट होता है। मतलब कि पूरे जो वर्ष में अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष में कितना हम खर्च करेंगे और कितना हमें राजस्व कितना हमें आय मिलेगा, कितना उसमें हमको पैसा मिलेगा और कितना हम खर्च करेंगे, व्यय करेंगे। तो यही होता है पूरा बजट। और इसमें अनुमानित जो राजस्व होता है कितना कितना आएगा, कितना व्यय होगा और कितना इसमें से खर्च होगा। तो पूरा मिला के यही होता है कि पूरे जो साल भर में अनुमान लगाया जाता है पूरे साल वर्ष का कि कितना हम व्यय करेंगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे तो वो सैनिक क्षेत्र में हो गया और भी क्षेत्र, रेल मंत्री के क्षेत्र में हो गया, अन्य जो क्षेत्र हैं उन सब में कितना हम व्यय करेंगे और उधर से हमें कितना आय प्रॉफिट मिलेगा। तो यही पूरा बजट है, जिससे आप लोग जरूर बात करिए, याद रखिए इसमें और यह बढ़ भी सकता है और यह बजट घट भी सकता है। आपको पता भी होगा कि ये बढ़ भी सकता है कि जो जितना अनुमान लगाया जाता है वो बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है। इस बजट को हम आम बजट भी या संघीय बजट भी कहते हैं, जिसे भी आप लोग याद रखिए। बजट से कोई धन नहीं मिलता, यह केवल वित्त मंत्री का एक भाषण है। यह बजट 1 साल के लिए बनाया जाता है। अमूमन बजट शुरू किया जाता है वो फरवरी के महीने में शुरू किया जाता है। तो आप लोग को बता दें इसमें से कोई जो बजट आता है उसमें जो बजट पेश किया जाता है उसमें कोई धन नहीं होता। यह केवल समानता एक जो वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट पेश किया जाता है वो उनका केवल एक भाषण होता है, जिसे भी आप लोग याद रखिए। और आपको पता होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष या राजकोषीय वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। वैसे आप लोग तो जानते होंगे कि हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है वो 1 जनवरी शुरू होता है, लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो इससे इस तारीख को भी आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक चलता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए।
अब हम बात कर लेते हैं अंतरिम बजट की। इसे चुनावी वर्ष में लाया जाता है और यह कुछ महीनों के लिए ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसमें चुनाव से पहले आय और व्यय दोनों की चर्चा होती है। इसे मिनी बजट भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि मतलब जो अंतरिम बजट होता है, जैसे देखिए कि जो सरकार अभी चल रही है, जरूरी नहीं कि चुनाव के बाद वही सरकार आएगी, इसीलिए इसको कुछ महीने मतलब जब तक नई सरकार नहीं बनती उस तब तक के लिए इस बजट को लाया जाता है, अंतरिम बजट को। इसमें उस तब तक का अनुमान लगाया जाता है कि कितना खर्च होगा और कितना मतलब आय होगा, आय आएगी और कितना व्यय होगा। यही होता है अंतरिम बजट। अगर हम इसी से बात करें, इसी से मिलता जुलता एक है लेखानुदान होता है। इसे भी चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है और ये कुछ महीने के लिए ही होता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए होता है। इसमें मेन अंतर क्या होता है, जो अंतरिम बजट और लेखानुदान में मेन अंतर क्या होता है, इसमें केवल व्यय यानी खर्च पर चर्चा होती है और आय पर इससे बात नहीं होती है। कि मतलब जैसे कि सैनिक क्षेत्र में किसी भी, जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना है, तो उसमें किसी को मतलब हथियार देने की बात हुई कि इसमें इतना है, तो वो जाके तुरंत बात करेगा, जो सैनिक क्षेत्र के जो मंत्री होंगे उनसे बात करेगा कि हाँ हमें इतना पैसा चाहिए, हमें ये सामान लाना है। वो बताएगा नहीं कि कितना आ रहा है, लेकिन वो जितना लगेगा उसमें व्यय होगा उतना वो जरूर बताएगा। और इसकी जो लेखानुदान है उसके अनुच्छेद एक संविधान के अनुसार 116 में बात की गई है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। तो आशा करती हूँ कि आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोग को यह समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या क्या खबरें हैं। लुका छिपी के बाद रांची पहुंचे हेमंत, आज होगी पूछताछ। आपको बता दें ना, जमीनी घोटाले में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ना हेमंत सोरेन, उन्हीं को ईडी पूछताछ के लिए बुलाई है और ये 10वां समन उन्हें भेजी है। अंतरिम बजट में नई शक्ति की हो सकती है जयकार। चुनाव से पहले देश की आधी आबादी को साधने की सरकार की तैयारी। शिक्षा, स्वास्थ्य व उन्हें सशक्त बनाने के संबंधित कुछ अहम घोषणाएं की जाएंगी। इसे भी याद रखिए। इस बार अनुमान लगाया गया है कि 96 करोड़ कुल मतदाता देश में है, इसमें से 47 करोड़ महिलाएं भी शामिल हैं। और यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। आत्मनिर्भर भारत अगला और नहीं भाईचारे को बढ़ाता है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमेरिकी राजदूत गरशेट्टी को दिया जवाब, कहा जो हमें याद दिखाए उसे नतीजे भुगतने ही होंगे। गरशेट्टी बोले आत्मनिर्भरता का लाभ भारत के लिए सही नहीं। उड़ीसा की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पहला पुरस्कार। धोरडो पाटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी को लोगों की पसंद श्रेणी में रखा गया। विशेष स्थान पर मंत्रालय और विभाग द्वारा प्रदर्शित झांकियों की संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें अभी हाल ही में जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है ना, उसी में जो मेन से पहले झांकियाँ उन्हीं को पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बता दें जो इस 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और इसकी थीम थी जो इस बार की, भारत लोकतंत्र की जननी विकसित भारत। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। अगर हम झांकी में टॉप करने वाली झांकी की बात करें तो सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी टॉप स्थान पे आई है और इसकी भी थीम थी कि भारत लोकतंत्र की जननी है और विकसित भारत। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। या आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि जो इस बार संस्कृति मंत्रालय की झांकी टॉप पे आई है उसकी थीम क्या थी, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। और इस झांकी में दिखाया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि संविधान की पहली प्रति जो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्हें प्रदान कर रहे हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और अगर हम बात कर लें कि जो उड़ीसा को पहले स्थान पे रखा गया है, यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं कि चुनाव होने वाला है, उसी पे चल रही है तैयारी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर संधू राज्यसभा के लिए मनोनीत। अब आपको पता ही होगा कि हमारा जो राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो आप लोग को इसमें इसके बारे में मैंने कल कुछ बताया था, तो उसे भी आप लोग पढ़िए और याद रखिए। मैंने आप लोग से बात की थी कि जो हमारा राज्यसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और यहाँ के जो ये संसद है स्थायी सदन होते हैं, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में इसकी बात की गई है। और राज्यसभा के सदस्यों में अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। उसी में से एक जो ये आए हुए हैं जो राज्यसभा के मनोनीत करके आए हैं जो संधू हैं, ये सामुदायिक सेवा और कार्य क्षेत्र के शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनको यह चुना गया है। आपको पता ही होगा कि जो
मनोनीत करके आते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जैसे और किस क्षेत्रों से होते हैं तो बता दें आपको, कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से ये मनोनीत करके आते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और जो अगर हम बात कर लें कि जो 238 सदस्य होते हैं वो राज्यों के और संघ राज्यों के वो प्रतिनिधि होते हैं। और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष में चुनाव होता है, जिससे 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्ति के लिए चुने जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और इससे पहले ही जो संधू थे ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते थे, इसीलिए इनको चुना गया है राज्यसभा का मनोनीत सदस्य। अब देख रहे हैं कि ईडी भी छापा मारी इधर उधर, चुनाव का माहौल आ रहा है। देश के लिए बलिदान हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर पीएम ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मार के कर दी थी। इसी तारीख को 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और यह गांधी जी के श्रद्धांजलि देने के रूप में ही मनाया जाता है। और आपको बता दें कि 23 मार्च 1931 को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। इस दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई होती है। इसके उपलक्ष्य में ही हम इसके याद करके शहीद दिवस मनाते हैं। तो दोनों तारीख को आप लोग याद रखिए। जो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है वो महात्मा गांधी के मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और जो 23 मार्च को मनाया जाता है वो जो शहीद भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु के शहीद के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। यह आप लोग का संपादकीय बात है। यहाँ आप लोग के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। और आज का जो आर्टिकल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप लोग जरूर पढ़िए। ये आपके बजट से रिलेटेड है। और आपको बता दें बजट जो है ये कुछ पॉलिटिकल के क्षेत्र मतलब पॉलिटिकल साइंस के में भी आता है और कुछ इकोनॉमिक में भी आता है, तो इसे आप लोग दोनों तरह से जोड़ के देख सकते हैं। इसे पढ़िए, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके हित में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में केवल स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसे भी आप लोग जरूर सुनिए। अगर आप लोग इसे नहीं देखें तो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक डाली है, तो इसे आप लोग जरूर देखिए। देश में मिले 718 हिम तेंदुए, लद्दाख में सर्वाधिक। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहली बार की वैज्ञानिक गणना विलुप्त हो रही प्रजाति के संरक्षण में मिलेगी काफ़ी मदद। आपको बता दें अभी हाल ही में ये जो अभी रिपोर्ट आई है ना, अभी हाल ही में हिम तेंदुआ की मतलब इसकी गणना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कराई गई है। यह आपको 6 राज्यों में पाई जाने वाली जनजाति है और इसने भारत में जो कुल इसकी जो आबादी है वो 718 है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है लद्दाख, जिसके पास 477 आधी आबादी इसी के पास है जो हिम तेंदुआ की है। और दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड, तीसरे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश, और चौथे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, और 5वें नंबर पे है सिक्किम, और 6ठे नंबर पे है जम्मू कश्मीर। यह आपको बता दें हिम तेंदुआ जो होते हैं हिम तेंदुआ पर्वतों के ऊंचे ठंडे प्रदेश में मिलते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिए हिम तेंदुआ के बारे में। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। मालदीव के विपक्ष का आग्रह, मोदी से माफी मांगेंगे राष्ट्रपति मोदी। विपक्षी दल जेपी ने भारतीयों से भी औपचारिक माफी मांगने को कहा। अब देख रहे हैं ना कि इनको महाभियोग लाने का प्रस्ताव की चल रही है चर्चा, उन्हें पे ये चल रहा है राजनीति। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब आप लोग खेल से जुड़ी खबरें बस इतना याद रखें कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, जो आपके परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ आपके परीक्षा के पॉइंट से और जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जानवर बना हैम। 1961 में आज ही के दिन हैम नामक चिंपैंजी अमेरिका MR2 यान से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर बन गया था। यह यात्रा मरकरी
मिशन का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य पहली बार मनुष्य को पृथ्वी की कक्ष तक पहुंचाना था। इसमें अंतरिक्ष में मानव में पहुंचने की राह खुली थी। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। दुनिया में पहली बार इंसान के दिमाग में लगाई गई चिप सफल रहा। चिप का प्रत्यारोपण, मरीज की सेहत में हो रहा है सुधार। एलन मास्क ने वर्ष 2016 में बनाई थी न्यूरालिंक कंपनी। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें ये समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को, अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, उसका विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसके क्या कारण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विरल ही होते हैं। तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में चक्रवातों की कमी का सबसे प्रमुख कारण इस क्षेत्र में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दुर्लभ घटना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तब तक मुश्किल या लगभग असंभव हो जाता है जब तक कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन द्वारा सिनॉप्टिक वॉर्सिटी उत्पन्न नहीं हो जाती है, सिनॉप्टिक और अभिसरण उत्पन्न नहीं हो जाती है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि जब तक यहाँ आपको बता दें इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंसन जोन नहीं लाए द्वारा सिनॉप्टिक वॉर्टिसिटी उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक यह नहीं उत्पन्न हो सकता यहाँ पास चक्रवात। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी। आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। धन्यवाद।